Hello friends, welcome to our channel. So I am your host Sufyan and now we are going to discuss about मौर्य period. तो अभी जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियोस की हैं उसमें हमने महाजनपदों के बारे में किया, मगध के राइज के बारे में किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सीरीज़ में लेक्चर आता है वो आता है मौर्य पीरियड, मौर्य काल, ठीक है, जो कि शुरू होगा चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से ये स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मौर्य पीरियड, जो कि शुरू होगा 322 बीसी, ख़त्म होगा 185 बीसी में, ठीक है। सो एज ए टोल्ड यू, आफ्टर घनानंद के बाद चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हरा दिया और गद्दी जो थी उस पर कब्जा कर लिया। तो मगध पर अब शासन शुरू हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके जो यानी उसके कुल के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं है और अलग अलग ग्रंथों में उसके बारे में बातें कही हैं। जैसे विशाखदत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस, उसमें उसको कहा गया है वृषल, यानी कि कुलहीन, यानी जिसके कुल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बौद्ध ग्रंथों ने उन्हें क्षत्रिय कहा, क्षत्रिय माना है, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों में उनको शूद्र माना गया है, ठीक है। तो ये इस वजह से उनकी जो जानकारी है वो क्लियर नहीं है। हाँ, ऐसा माना, अब जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे उन्हें शाक्य क्षत्रियों से ही संबंधित मानते हैं और उन मानते हैं उन्हीं इलाकों से वो आए थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध वाले इलाकों से। तो ये एक माना जाता है कि जिस एरिया से वो आए वहाँ पर पिकॉक यानी मोर ज़्यादा थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था, मौर्य, ठीक है। उसी से संभवतः माना जाता है ये शब्द उनके लिए जुड़ गया, मौर्य, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये सहमति जताई जाती है कि ये किसी ऊंचे राजघराने से नहीं थे, ठीक है। अब हुआ क्या था, घनानंद और चाणक्य के बीच में खटास आ गई और चाणक्य ने घनानंद को हराने की साजिशें रचने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने चाहा कि एक नया राजा जो है वो आना चाहिए, क्योंकि वो घनानंद की पॉलिसी से सहमत नहीं थे। तो एक खेल राजकीलम खेलते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और उसे तक्षशिला ले गए, वहाँ उनकी शिक्षा हुई, ठीक है, उसे ट्रेनिंग दिया गया और वहाँ पर, अब तक्षशिला मैंने आपको जनपद वाली वीडियो में बताया था, वो कहाँ है, जो पाकिस्तान में आज रावलपिंडी वाले इलाके हैं, रावलपिंडी के पास के इलाकों में तक्षशिला होता था, ठीक है। तो उसने वहाँ के जो छोटे मोटे राज्य थे वो अपने पास लेकर धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने का काम शुरू कर दिया और फाइनली 322 बीसी में उसने घनानंद को हरा दिया और मगध पर क्या किया, मौर्य वंश की नींव डाली। तो यहाँ से क्या होता है कि मौर्य वंश की शुरुआत होती है, ठीक है। एक ग्रीक फिलोसोफर हुए जिनका नाम था जस्टिन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, सेंड्रोकॉट्स, ठीक है। सेंड्रोकॉट्स के विलियम जोन्स ने बाद में उसको कूट करके माना कि ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुआ है, ठीक है। 305 बीसी में, अब सिकंदर के मरने के बाद, क्योंकि सिकंदर भी उसी दौरान जो है उसकी डेथ हो गई थी, 323 बीसी में उसकी डेथ हो गई और उसके जो आगे गवर्नर थे वो जीता हुआ इलाका उसके गवर्नर्स में बट गया था। तो एक उसका जो गवर्नर था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जंग हुई, लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जो चंद्रगुप्त है उसको विजय मिली, वो जीत गया। तो संधि हुई इन दोनों के बीच में। उस संधि की शर्तों के हिसाब से सेल्यूकस निकेटर ने जो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के निचले हिस्से थे, जैसे कि काबुल, 4 जो इलाके थे, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, ठीक है। उस समय तो इनके नाम अलग अलग थे, जैसे इसको जेड्रोशिया कहते थे, ठीक है, तो एपोकेसिया बोला जाता था। तो ये सब आज की घड़ी में इनके ये नाम है।
तो ये वाले इलाके जो थे सेल्यूकस निकेटर ने किसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी दिए, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी उसका नाम था कार्नेलिया, उससे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर दी, यानी शादी का भी जो रिश्ता था वो उसके साथ उसने जोड़ लिया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। और अपने उसके जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य यानी कि चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिसने कि क्या लिखा था, अर्थशास्त्र एक तरह का पॉलिटिक्स बेस्ड ही ग्रंथ है, जिसमें कि एक राजा को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी नीतियों का वर्णन उसमें किया गया है। इवन उसने शहर कैसा हो, राजधानी कैसी हो, कैसे किले हों, कैसे द्वार हों, ये सारी जानकारी भी उसने लिखी है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो अंतिम समय है वो कर्नाटका के अंदर श्रवणबेलगोला में बिताया, ठीक है। श्रवणबेलगोला जो कि आज कर्नाटक में है। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने क्या किया, जैन धर्म अपना लिया था, और उस समय भद्रबाहु जो कि जैन धर्म के एक बहुत ही मुख्य व्यक्तियों में आते हैं, तो भद्रबाहु के साथ वो श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, और वहाँ पे सलेखन एक पद्धति होती है जैन धर्म में, जिसके थ्रू उपवास के द्वारा व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है, ठीक है। संथारा भी कहते हैं उसे। तो क्या होता है कि जैन धर्म में आज भी परंपरा विद्यमान है, बहुत से जैन मुनि आज भी उसी तरीके से अपने ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो पूरी तरह से खाना पीना छोड़कर एक समाधि के तरह वो बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसने अपने जीवन का जो है अंत किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो ये मुख्य बातें हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आगे उसके राज्य को जो संभाला वो उसके बेटे बिंदुसार ने संभाला। ठीक है, तो आगे किसने, बिंदुसार ने उसको संभाला, ठीक है। अच्छा, हमें जो ये जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, हमें बहुत सारे ग्रंथों से इसकी जानकारियाँ मिली हैं, स्पेशली बौद्ध धर्म ग्रंथों से हमें इसकी काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि बौद्ध संगीति भी हुई अशोक के समय में, और भी बहुत सारे क्योंकि बौद्धों को इन्होंने अपना राजकीय संरक्षण भी दिया, ठीक है। तो इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों में मौर्य काल की बहुत जानकारी मिलती है। इसीलिए तरह जैसे जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, कार्नेलिया से शादी की, तो एक एम्बेसडर जिसका नाम था मेगस्थनीज राजदूत के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जिसने कि एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। इंडिका भारतीय लिटरेचर का एक ऐतिहासिक दौर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, और रिलायबल भी है, विश्वसनीय है, क्योंकि इसे भारत में रहकर ही लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें जो जानकारी लिखी गई है वो काफ़ी विश्वसनीय है। मेगस्थनीज ने इंडिका के में भारत के उस समय के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, जो उस समय की मौर्य परंपराएं थी उसने ये मनाया, उसमें डिस्कस किया कि जो राजा है उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा से मनाया जाता है। जब राजा सामने आता था तब भी शोभा यात्रा से आता था, और उसके अंगरक्षक उसे घेरे रहते थे, और उसने किले के बारे में बताया, कितने द्वार थे, वो सारी जानकारी उसमें दी हैं। और मेगस्थनीज ने यह भी लिखा है कि उस समय भारत में दास प्रथा नहीं थी, ठीक है। तो ये जानकारियाँ हमें इंडिका से मिली हैं, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, और इसने जो गद्दी संभाली वो 298, क्योंकि 298 में चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी छोड़ दी, उसकी मृत्यु हो गई। तो 298 BC में इसने जो था अपना राज शुरू किया, और कब तक चला, 273 BC तक, ठीक है। अब बिंदुसार को ग्रीक में एमित्रोचेट्स भी कहा जाता है, एमित्रोचेट्स, जो कि हिंदी के एक शब्द एमित्र घात से लिया गया है, यानी कि शत्रु विनाशक।
बिंदुसार ने अपने राज्य को फैलाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए और अपने राज्य को फैलाने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी, ठीक है। और ये आजीवक संप्रदाय का समर्थक था, जो कि मैंने आपको बताया था महावीर के एक साथी थे मक्खली गोसाल, परंतु तपस्या के दिनों में ही वो उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने अपना एक अलग पंथ बनाया था जिसको कहते हैं आजीवक संप्रदाय। तो इन्होंने आजीवकों को काफ़ी श्रेय भी दिया था। तो बेसिकली एक दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है बिंदुसार के, जैसे कि सीरिया के जो उस समय नरेश थे उनका नाम था एंटियोकस, ठीक है। ये सीरियन नरेश, सीरिया के किंग थे एंटियोकस। एंटियोकस ने अपना एक दूत भेजा डाइमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया, ठीक है। और जो बिंदुसार है उसने एंटियोकस से डिमांड किया था कि वो उसे शराब और मीठे अंजीर और दार्शनिक भेज दे, ठीक है। 3 चीज़ों की डिमांड उसने की थी। तो सीरिया के किंग ने शराब भेज दी, मीठे अंजीर भेज दिए, पर दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। उन्होंने क्या कि भाई हम दार्शनिक बेचते नहीं हैं, ठीक है। तो दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजे थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और बिंदुसार के समय में ही बिंदुसार जो था वो चाहता था उसका जो बेटा है सुसीम वो गद्दी संभाले, ठीक है। और तक्षशिला में उस समय विद्रोह भी हुआ था जिसको दबाने सुसीम को भेजा गया, फिर अशोक को भेजा गया, ठीक है। तो 273 BC में जब बिंदुसार की डेथ हुई तो उसके जो बेटे थे उनके बीच में फिर गद्दी के लिए लड़ाई छिड़नी वाजिब थी, तो लड़ाई उनके बीच में छिड़ी। तो अगला जो गद्दी पर आने वाला शख्स था वो था अशोक, ठीक है। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। जब अशोक पैदा हुआ तो उसकी मदर ने ये कहा कि मेरे जो दुख हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। यानी कि अब मेरे पास कोई दुख नहीं है, विदाउट सोरो। उसी से ये नाम पड़ गया अशोक का। अगर संधि विच्छेद करेंगे अशोक, यानी कोई शोक नहीं है भाई, मुझे कोई दुख नहीं है, ठीक है। तो उसी से उसका नाम पड़ गया था और वो क्या पड़ा, अशोक, ठीक है। उसकी मदर के उन्हीं शब्दों से उसका जो नाम था वो लिया गया था। तो जब अशोक गद्दी पर आया, गद्दी पर आने से पहले ये अवंती का राज्यपाल था। अवंती जो कि मध्य प्रदेश के वेस्टर्न हिस्सों में जो मालवा का इलाका है वहाँ पर एक महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। तो इसके जो भाई थे उनके साथ लड़ाई होना ज़रूरी हो गया था क्योंकि भाई ये काफ़ी थे, ठीक है। तो इनके भाइयों के बीच में फिर लड़ाई हो गई। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हासिल की थी, ठीक है। और माना जाता है जो सबसे छोटा था, 30 नाम था उसका, उसे उसने नहीं मारा, ठीक है। और इस दौरान जो समय बीता वो 4 साल इसमें लगे, ठीक है। तो वैसे 273 से लेकर माना जाता है 232 BC तक, ठीक है, उसका राज रहा। पर 273 से लेकर 273 BC से 269 BC तक तो वो भाइयों के साथ लड़ाइयों में ही उलझा रहा, ठीक है। लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हुई। फाइनली 269 BC में उसके जो भाइयों पे उसने विजय पा ली। अब उसने फॉर्मली अपने आप को जो राजा था वो घोषित किया। तो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स में आपको जो ऑफिशियली मिलेगा वो 269 BC मिलेगा, ठीक है। 269 BC में अशोक ने राज शुरू कर दिया। और इसी दौरान 261 BC में 261 BC यानी अपने राज्य के 8वें साल में उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो है आज के टाइम में जो उड़ीसा है उसको पहले कलिंग कहा जाता था। कलिंग पर आक्रमण किया, वो जीता। वहाँ पर जो इतने अमाउंट में लोग मारे गए, ठीक है। तो उन लोगों के मारे जाने के बाद उसकी लड़ाई से कहीं ना कहीं मोह भंग हो गया। उसे लगा ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो उसने लड़ाइयों से थोड़ा किनारा कर लिया, बौद्ध धर्म के प्रति वो आकर्षित हो गया, ठीक है। उसके एक बड़े भाई था सुमन का बेटा था निगरोध, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
तो वो उसकी पर्सनैलिटी से, अशोक बड़ी उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हुआ और उसके बाद अशोक ने भी बौद्ध धर्म के प्रति जो है उसका विश्वास और झुकाव जो था वो होने लगा था। ठीक है, तो फाइनली उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बेशक उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, पर कहीं ना कहीं फिर भी एक धार्मिक सहिष्णु आदमी था अशोक। हालांकि जब 1837 में जेम्स प्रिंसिप नाम के एक व्यक्ति ने उसके अभिलेखों को पढ़ा, उससे पहले अशोक की जो इमेज थी वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, पर जब 1837 में उसके जो अभिलेख थे, जो कि ब्राह्मी, अब अशोक के जो अभिलेख है वो मुख्य तौर से 4 भाषाओं में मिलते हैं, जिसमें कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक, इन भाषाओं में मिलते हैं। तो जब जेम्स प्रिंसिप ने उनको पढ़ने में सफलता पाई, तब हमें उसके बारे में काफ़ी सारी जो जानकारी है वो मिली है। क्योंकि अशोक ने अपने समय में बहुत सारे अभिलेख जो हैं, शिलालेख हैं, चाहे स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, यानी गुफाओं में भी उसने काफ़ी चित्रकारी, अपने संदेशों को लिखवाया है, वो सारी जानकारी हमें पढ़ने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ से उसके हमें धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वो एक धार्मिक सहिष्णु आदमी था और उसने आजीवक एक संप्रदाय है जो कि मक्खली गोसाल ने जिसकी स्थापना की, उनके लिए भी उसने कुछ गुफाएं बनवाई थी। बराबर नाम की एक जगह है, वहाँ पहाड़ियों में उसने गुफाएं बनवाई। तो उनके जो नाम रखे गए थे, उनके 4 अलग अलग जगहों पे वो थे और अलग अलग उनके नाम जो हैं वो रखे गए। ठीक है, अब इसके अलावा उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी काम किया। उसने जो उसके 5 यवन राज्य थे, मित्र, एंटियोकस है, तो और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो जिनके पास उसने अपने बौद्ध धर्म के मिशनरीज भेजे। इसके अलावा श्रीलंका में स्वर्ण भूमि यानी कि म्यांमार जिसको आज कहते हैं, वहाँ पर भी अपने मिशनरीज उसने भेजे थे। तो इवन उसके जो बेटी थी, एक का नाम था संघमित्रा और बेटा था महेंद्र, उनको भी उसने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ श्रीलंका में पाए गए हैं, उनसे भी अशोक के बारे में काफ़ी जानकारी जो है वो मिली है। अगर अभी जैसे बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 बेटियां और 2 बेटों का वर्णन बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिला है। ठीक है, जिसमें कि यानी कि अशोक की 2 बेटियां संघमित्रा और चारुमती थी और बेटे थे, एक का नाम था कुणाल और एक का नाम था महेंद्र। ठीक है, अशोक के मरने के बाद आगे राजा कुणाल बना। हालांकि उसका जो राज्य था वो 2 भागों में बंट गया, ईस्टर्न हिस्से और वेस्टर्न हिस्सों में, पूर्वी पश्चिमी भाग। तो एक हिस्से कुणाल के पास है, एक और दशरथ नाम से राजा जो थे उसने वो दूसरा पार्ट लिया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपने बौद्ध धर्म को भी प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। धम्म जो था वो एक तरह से अपनी जनता को अच्छे ढंग से, सामाजिक ढंग से रहने की प्रेरणा देता था। यानी आप अपने पेरेंट्स के आज्ञाओं का पालन करें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अच्छे से रहें, समाज में भाईचारा बना कर रखें। तो ये उसके धम्म का मुख्य टारगेट था, ताकि लोगों में शांति बनी रहे। और जैसे अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि वैसे वो ब्राह्मण था शुरुआत में, परंतु बाद में वो बौद्ध बन गया। उसने अपने राज्य में बराबर ये भी संदेश दिया कि लोग ब्राह्मणों का भी और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो बौद्ध धर्म के संत हैं उनका भी आदर करें। ठीक है, बराबर आदर करें। और इसके अलावा उन्होंने अपने जनता के बीच में बहुत सारे शिलालेख लगवाए जो कि अलग अलग जगहों से पाए गए हैं, जिनसे कि हमें उनके जो संदेश हैं उनकी जानकारियाँ मिली हैं। अशोक ने जो अभिलेख लगवाए हैं उनमें जैसे कि शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, ठीक है, और गुहा लेख यानी कि गुफा में जो लेख लिखवाए गए हैं। तो अभिलेखों पर एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, जो अशोक के अभिलेख हैं, जो में इम्पोर्टेंट बातें हैं उसमें हम करेंगे। इसमें मैं आपको ये बातें नहीं कर रहे अभी हम, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो शिलालेख, स्तंभलेख, गुहा लेख जो है वो भी जनता को संदेश देने के लिए ही इस्तेमाल किए गए एक माध्यम थे। ठीक है, और
अशोक ने जो शिलालेख लगवाए उनमें उनका जो नाम आता है वो आता है देवनाम प्रिय। ठीक है, अधिकतर जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम देवनाम प्रिय आता है, यानी देवताओं का प्रिय है। ठीक है, जो कि उसके हिंदू होने के से जुड़ता है। और कुछ में उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी बताया गया है। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी, किसी में प्रियदर्शी दिखाया गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है। ठीक है, ये सिविल सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस के प्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। तो जो मस्की नाम की जगह है कर्नाटका में मस्की नाम की जगह है, यहाँ पर 1915 में जो शिलालेख पाया गया उससे अशोक के अशोक होने का नाम मिला। अदरवाइज बाकी ज़्यादातर में सिर्फ मस्की में और एक गुर्जरा में जो अभिलेख पाया गया था, ठीक है, इनमें और एक दो और है, नेटूर है, तो उनमें ही अशोक का नाम अशोक मिला है। अदरवाइज सब में या तो देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, ये ज़्यादातर में देवनाम प्रिय पाया गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये अशोक के अभिलेख हैं। तो अभिलेखों के बारे में हम अलग बात करेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, अशोक के बाद आगे जो राज्य था वो दो हिस्सों में बट गया। उसके मरने के बाद एक को कुणाल ने संभाला, एक को दशरथ ने। लगभग 137 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। ठीक है, जो कि 185 BC तक रहा। और उसके बाद कमज़ोर उत्तराधिकारी होने की वजह से जो उनका साम्राज्य था वो टूटता चला गया। ठीक है, तो 185 BC में उनका जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो अंतिम शासक था बृहद्रथ की हत्या करके वो गद्दी पर आ गया। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य का जो था अंत होकर एक नया वंश शुरू हुआ, जिसको कि क्या कहा जाता था, शुंग वंश या ब्राह्मण वंश भी उसको कहते थे। अब मौर्य साम्राज्य के ख़त्म होने के कई रीज़न माने जाते हैं। ठीक है, कई रीज़न में क्या है, जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे। कुछ ये मानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म की नीति को अपना लिया जो कि अहिंसा पर आधारित थी, तो अहिंसा पर आधारित होने की वजह से वो युद्धों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, कुछ का मानना था कि उनके वैचारिक रूप से जो थे कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन उनका आ गया था। ठीक है, उसके अलावा मौर्यन इकॉनमी पर प्रेशर आ गया। बहुत सारे ऐसे रीज़न माने जाते हैं जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण जो है वो माने जाते हैं। पर इनमें से मेन कौन है, पार्टीशन, यानी कि जो बंटवारा हुआ साम्राज्य का, इसके अलावा उसकी बौद्धिस्ट नीति। ठीक है, और इसके अलावा जो ब्राह्मण थे, जनता जो थी वो ज़्यादा हिंदू धर्म से थी, ब्राह्मण वर्ग जो था वो उसके अगेंस्ट हो गया था, वो ज़्यादा उसके सपोर्टर नहीं रहे थे, और उनकी इकॉनमी पर प्रेशर का आ जाना, ये कुछ कारण थे मौर्य साम्राज्य के कमज़ोर होने के। ठीक है, तो इसमें गाइस हमने मेन सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो मौर्य साम्राज्य से जुड़ी हुई हैं। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। और गाइस मैंने पहले बताया, ध्यान से सुना करो और नोट्स बनाया करो साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरह से जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सारे बताए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बातें जो करेंगे वो अभिलेखों के बारे में करेंगे। ओके, तो गाइज़ अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो जीके लवर हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और कहीं ना कहीं सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाएं। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।